गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम स्टार्ट करते हैं, जितने भी लोग हैं अब उनके साथ ही हम स्टार्ट करते हैं। कल हम जो है लीगल एड पढ़ रहे थे, विधिक सहायता। ठीक है, विधिक सहायता क्या होती है ये चीज हमने देखी है जनरल उसके अंदर, कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पे कोर्ट के अंदर, भले ही वो सिविल हो क्रिमिनल हो, ठीक है। और हम आगे जो है आपके और भी चीजें पढ़ेंगे, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोगों को ये भी पता चलेगा कि दूसरी कोई ट्रिब्यूनल होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, भले ही जो है आपके वो जुडिशियल वर्क कर रही हो या क्वासी जुडिशियल वर्क कर रही हो, ठीक है, या तो पूर्ण रूप से जो है वो विधिक कार्य कर रही हो या फिर जो है केवल उसका अर्ध जो है विधिक कार्य कर रही हो, वहां पर भी उस व्यक्ति को अपने लिए विधिक सहायता लेने का अधिकार होता है। कौन व्यक्ति ले सकते हैं, व्यक्ति कौन होते हैं, ये हम सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था सबसे पहले हुसैनिया खातून जो आपका केस था, वहां पे ये चीज बोली गई थी कि किसी भी जो है एक व्यक्ति को आर्टिकल 22(1) के अंदर भी जो है अटर्नी का अधिकार होता है, और वैसे भी जो है आर्टिकल 21 के अंदर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भाग के रूप में जो है ये निकल के आता है कि इंसान का जो है लाइफ और लिबर्टी का कोई अर्थ ही नहीं है यदि हम उसे जो है ये विधिक सेवा ना दिलाएं, क्योंकि उसके बाद में जो है वो अपने आप को डिफेंड कैसे कर सकेगा, वो अपनी लाइफ एंड लिबर्टी की प्रोटेक्शन कैसे कर सकेगा। ठीक है, तो इस कारण से जो है ये अधिकार आपके आर्टिकल 21 का भी भाग बन जाते हैं, आपके 39 के अंदर भी ये लाए गए हैं, 39A के अंदर भी जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट से लाए गए हैं। उसके अलावा हम देख रहे थे कहाँ और जो है जरूरत के हिसाब से दिया गया है, तो सेक्शन 304 ऑफ CRPC वहां हम पढ़ रहे थे, और वहां ये बताया गया था कि किस प्रकार व्यक्ति को जो है विधिक सहायता राज्य के खर्च पे दिलाई जा सकती है। और ये एक जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, मजिस्ट्रेट होता है, उसके पास में जो है ये एक ड्यूटी है, ठीक है, कि वो देखे कि उस व्यक्ति के पास में कोई इस तरह का लीगल रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। यदि नहीं होता है उसके पास में लीगल रिप्रेजेंटेशन, तो ट्रायल शुरू होने से पहले ही जो है उसको ये प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये भी बोला गया है कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि यदि ट्रायल शुरुआत होने से पहले उसके पास में कोई भी जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो भले ही आखिर में जाके उस इंसान को जो है अक्यूज्ड पाया जाता है, और अक्यूज मतलब उसको जो है उसके ऊपर चार्जेस जो है वो सिद्ध होते हैं, और उसके बाद में उसको सजा दी जाती है, तो वो भी सेट असाइड हो सकते हैं, ये बताते हुए कि शायद उसका ट्रायल जो है वो फेयर ट्रायल के रूप में नहीं हुआ है, क्योंकि उसके पास में अपने आप को बचाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं था। इसलिए जो है बहुत आवश्यक है कि ट्रायल के दौरान उसके पास में जो है कोई ना कोई व्यक्ति मौजूद रहे। और भी काफी सारे जो है केसेस हैं, हुसैनिया खातून का केस हमने देखा, उसके बाद में हमने जो है मोहम्मद अजमल कसाब का भी जो है केस देखा था। ठीक है, अब ये दो और इम्पोर्टेंट केस हैं जो कि काफी जो है आपके लीगल एड के संदर्भ में जो है उनकी बात करी जाती है। वो है खत्री बनाम स्टेट ऑफ बिहार, खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और दूसरा है सुखदेव वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये दो केसेस हैं, और ये आपके जो है हुसैनिया खातून के बाद में ही आए थे। ठीक है, इसीलिए उन्होंने जो है रिलाई किया हुसैनिया खातून के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था उसके वर्डिक्ट के ऊपर ही जो है वहां पर कुछ ना कुछ बोला गया था। तो सबसे पहला केस है खत्री बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ये 1981 का केस है, और यहाँ पर जस्टिस PN भगवती ने जो है हुसैनिया खातून का जो केस है उसके अंदर उसी को ध्यान में रखते हुए कुछ कमेंट्स जो है दिए थे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये वही केस है जिसके अंदर भागलपुर बिहार के अंदर जो है कुछ लोग थे, उनको एसिड डाल के अंधा कर दिया गया था। ठीक है, जब वो जेल के अंदर थे उस समय उसका नाट्य रूपांतरण किया गया है, काफी अलग तरीके से है, लेकिन हाँ ये वही केस है जिसके ऊपर वो नाट्य रूपांतरण किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है क्या बोला गया था, देखिए काफी सारी बातें हुई थी इस केस के अंदर। ये केस केवल जो है लीगल एड से ही संबंधित नहीं है, लेकिन इसमें लीगल एड से संबंध में क्या बोला गया था हम वो देख लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ 4 के अंदर यहाँ पर बात करी गई है
It is unfortunate that though this court declared the right to legal aid as a fundamental right of an accused person by a process of judicial construction of Article 21, most of the states in the country have not taken note of this decision and provided free legal services to a person accused of an offense. ठीक है, उन्होंने ये बोला है कि भले ही हम लोगों के द्वारा कोर्ट के द्वारा जो है ये कह दिया गया है कि फ्री लीगल एड, ठीक है, मुफ्त विधिक सहायता, वो आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 का जो है भाग है, उसके बावजूद अभी ये देखा जा रहा है कि उस डिसीजन को जो है नहीं माना गया है और राज्यों द्वारा जो है ये फ्री लीगल एड नहीं दी जा रही है। अब इसके बाद में जो है ये बोलते हैं कि क्योंकि हमने इसको फ्री लीगल एड को आर्टिकल 21 का भाग बना दिया है, अनुच्छेद 21 का भाग बना दिया है, उसके कारण अब ये जो है स्टेट्स जो है, जो भी राज्य है, सेंट्रल और स्टेट लेवल, ठीक है, दोनों की ही बात करी जा रही है, वहां पर जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, ये उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है कि वो संवैधानिक जो है उनके ऊपर भार आ गया है, उनको मानना पड़ेगा कि वे जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराएं, ठीक है, उस व्यक्ति को who is unable to secure legal services on account of indigence and whatever is necessary for this purpose has to be done by the state। यहाँ पर केवल यही बोला गया है कि वो गरीबी के कारण इंडिजेंट पर्सन जो है, वो हम देखेंगे सीपीसी के अंदर जो है इंडिजेंट पर्सन ही बोला जाता है, ठीक है, गरीब व्यक्ति जिसको बोलते हैं हम, यहाँ पर केवल एक बार उसकी बात करी गई है, परंतु पाया गया है, जैसे अजमल कसाब का केस है, निर्भया का केस है, और यहाँ पर भी जो है देखा गया है, कई बार ये चीज हो जाती है कि दूसरे कारणों की वजह से भी उसको नहीं मिल पाता है लीगल एड, या फिर उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, उसको मना कर देते हैं, तो कोर्ट को जो है एडवोकेट्स को अपॉइंट करना पड़ता है। यहाँ पर दूसरा केस जो बोला गया है वो सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य का है, ठीक है, यहाँ पर भी हुसैनिया खातून की बात करी गई है और दूसरे केसेस की भी बात करी गई है, और यहाँ पर पैराग्राफ 6 के अंदर जो है ये बोला गया है, Now it is common knowledge that about 70% of the people living in rural areas are illiterate, and even more than that percentage of the people are not aware of the rights conferred upon them by law। उस समय उन्होंने ये बोला था कि 70% से ज्यादा व्यक्ति जो है वो रूरल एरियाज में है, आज भी काफी बड़ी जनसंख्या है, और वो बोलते हैं 70% से भी ज्यादा जो है लोग हैं जिनको अपने विधिक अधिकारों का कुछ नहीं पता है, के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक है। Even illiterate people do not know what their rights and entitlements under the law are under the law, ठीक है। उन्हें लोगों को अपने जो है अधिकारों के बारे में और वो क्या पा सकते हैं उसकी जानकारी नहीं है। It is this absence of legal awareness which is responsible for the deception, exploitation and deprivation of rights and benefits from which the poor suffer in this land। ये जो उनको जानकारी नहीं है, आपने देखा होगा कि ये फ्रॉड्स वगैरह, जो बैंक फ्रॉड्स वगैरह हो रहे थे, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड फ्रॉड्स हो रहे थे, या लोगों को जो है ये भी धमकी दी जाती है, देखिए आपको पता है लोगों को ये भी धमकी दी जाती है, कोई इंसान आपको फोन करेगा और वो बोलेगा कि आपके खिलाफ जो है किसी ने केस दायर किया है और अब हम जो है समन जारी कर रहे हैं आपके पेश होने का, तो आपको अगर कोई जरूरत हो तो हमें बता दो, हम रोक लेंगे, या फिर हमें लगता है आप जो बताया गया आपके बारे में, आप अच्छे घर से हो, ऐसा तो आपके खिलाफ तो झूठा ही लगाया है, तो हम उसको रोक लेंगे, हम देख लेंगे, आप ट्रांसफर कर दो पैसे, हम यहाँ पर जो है ये वकील लगा देंगे, 30,000 कोर्ट से बोल रहे हैं। ये मेरे पास पर्सनली आया है फोन इस तरह का, ठीक है, और भी लोगों के पास में आते हैं, तो मैंने उनको फोन पे यही बोला, मैंने अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे बताइए कि जो है केस नंबर क्या है, किसने फाइल किया है, कौन पार्टी है, ठीक है, पार्टीज कौन है, आप बता दीजिए मुझे। नहीं आप क्यों चिंतित होते हैं, आप हमें बता दीजिए। मैंने बोला नहीं, मैं खुद वकील हूँ और वहां पर 30,000 के अंदर मेरे जो है फ्रेंड्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। फोन बंद, ब्लॉक। तो आप ये देख रहे हैं लोगों को उनकी अनभिज्ञता का, उनके अज्ञान का कितना बड़ा जो है नुकसान चुकाना पड़ सकता है कई बार।
तो इसलिए जो है लोगों के अंदर लीगल अवेयरनेस होना जरूरी है कि कुछ भी इस तरह के फोन वगैरह हैं उनको ये बोलिए हमें बता दीजिए जानकारी, हम खुद संभाल लेंगे। उनके पास में ये जो है एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनके बेसिक लीगल राइट्स जो है लोगों को पता होने चाहिए। इसीलिए हम फ्री लीगल एड कैंप्स वगैरह देते हैं। एक तो लीगल एड कैंप्स देते हैं और उस दूसरे बाद में वो जो है आपके विधिक सहायता होता है और एक विधिक साक्षरता भी होता है जो भी हम लोगों के द्वारा जो है दी जाती है। तो इस वजह से क्या है, विधिक सहायता, विधिक साक्षरता, ये दोनों ही चीजें जो है लोगों को मिलना बहुत ज्यादा आवश्यक है। यही जो है इस केस के अंदर बोला गया, सुखदास वाले केस के अंदर, कि विधिक सहायता भी होनी चाहिए और उससे पहले विधिक साक्षरता भी लोगों के अंदर होनी चाहिए। ये दोनों ही चीजें देखिए नहीं हो पा रही थी, ये दोनों ही चीजें नहीं हो पा रही थी और इसीलिए जो है आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में लाया गया और उसके बाद में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और दूसरे स्तर की भी जो है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उन्हें अपॉइंट किया गया। ठीक है, उनके काम क्या है वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं हमारा जो बच गया था, हमने ये अजमल कसाब के केस के में क्या क्या बोला गया था ये देख लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ था, मैंने आपको बोला था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, इफ द कोर्ट फेल्स टू प्रोवाइड provides a lawyer to an accused at a pre-trial stage, it may lead to disciplinary proceedings for the concerned magistrate or a right to claim compensation for the accused. This later failure would not vitiate the trial unless and until it is shown that the failure to provide legal aid to accused has resulted in some material prejudice to accused during the trial. ठीक है, तो इसका मतलब अगर ट्रायल के दौरान अक्यूज का ये अगर वो साबित कर सके कि मेरे साथ में गलत हुआ है तो वो जो है प्रोसीडिंग्स को भी वो खत्म करवा सकता है, पूर्ण रूप से नहीं चलाइए बिल्कुल। अब मैं आपको कल एक बात कह रही थी कि सीनियर एडवोकेट के रूप में जो है डेजिग्नेट होने के लिए एक रिक्वायरमेंट है कि आपने प्रो बोनो वर्क किया है, खुद ने अपनी इच्छा से जो है लोगों की मदद करी है, लोगों जो आपकी विधिक सहायता चाहते हैं उनको मुफ्त में या कम कीमत पे विधिक सहायता जो है प्रदान करी है और आप विधिक साक्षरता जैसे जो है कैंप्स वगैरह के अंदर भी भाग लेते हैं। तो ये इंदिरा जयसिंह जो बहुत बड़ी जो है आपके महिला राइट्स के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली जो है एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, हु इज वर्किंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने जो है ये बोला था कि एक रिक्वायरमेंट है सीनियर एडवोकेट के लिए जो है अपॉइंट होने के लिए कि प्रो बोनो वर्क उनको किया जाना चाहिए। ठीक है, और काफी सारी जो है जो कमिटीज है उनकी रिकमेंडेशंस के बाद में भी, उनके सुझावों के बाद में भी जो है इसको मैंडेटरी नहीं किया गया है और ये वॉलंटरी कंसेप्ट ही रहा है। ठीक है, 2017 में गवर्नमेंट ने प्रो बोनो लीगल सर्विस टेली सर्विस न्याय मित्र के नाम से जो है कई सारी स्कीम्स भी लॉन्च करी, लेकिन ये भी वॉलंटरी है, अगर उनका मन हो तो वो पार्ट लेंगे, नहीं तो नहीं पार्ट लेंगे। तो उन्होंने जो है ये बोलते हुए केस किया था कि आप एडवोकेट्स को ये फोर्स कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स भी हैं, गवर्नमेंट्स ये हैं, तो एडवोकेट्स को जो है एक तरीके से उनके लिए जरूरी बनाया जाए कि वो इस तरह के काम करें। बट कोर्ट ने बोला ये हमारे जो है उससे हाथ से परे है, हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए देख सकते हैं कि उन्होंने काम किया है कि नहीं। बोले कि ज्यादातर लोगों को नहीं कंसिडर किया जाता है जो कि इस तरह के कामों में नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो वॉलंटरी वर्क करें। ये चीज जो है कोर्ट के द्वारा बोली गई थी। तो हम सीआरपीसी देख चुके हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के 39A भी देख चुके हैं, और हम जो कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अंदर जरूरी चीजें बोली थी वो चीज भी हम देख चुके हैं। अगला जो हमारा आता है पड़ाव वो है आपका ऑर्डर 33 ऑफ सीआरपीसी। सीआरपीसी जो है सीपीसी जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। सेक्शंस है पहले और उसके बाद में ऑर्डर्स एंड रूल्स है। ठीक है, वो सीपीसी आपको सब्सटैंटिव लॉ भी देता है और उसके साथ साथ जो है प्रोसीजरल लॉ भी देता है। क्या मतलब होता है इन दोनों चीजों का? आईपीसी के अंदर देखिए आपके जो है ये बता रखे हैं कि क्या क्राइम्स होते हैं और उन क्राइम्स की क्या पनिशमेंट होती है।
और सीआरपीसी फिर जो है आपका प्रोसीजर का भाग लेता है कि आपके ऊपर मान लीजिए किसी चीज का चार्ज लगा है, ठीक है, या फिर किसी ने आपको अक्यूज किया है किसी चीज का, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी, इन्वेस्टिगेशन के ना कुछ परेशानियां हैं तो क्या किया जाएगा, ऐसे धीरे धीरे करके जो है आपका चलता है। लेकिन सीपीसी के अंदर ही दो भाग हैं। सेक्शंस वगैरह में उन्होंने जुरिस्डिक्शन की, इम्पोर्टेंट जो है राइट्स की, क्या क्या किया जा सकता है, इन चीजों की बात करी है, ठीक है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट कैसे होने चाहिए, नोटिस कैसे नोटिस क्या होता है, कितने टाइम में जा सकता है, क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है बात करी गई है पहले आपका सब्सटेंटिव पार्ट के अंदर, जहां पे आपके सेक्शंस वगैरह हैं। और उसके बाद में ऑर्डर्स एंड रूल्स जो है उनके द्वारा किसी भी कोर्ट का प्रोसीजर जो है क्या होना चाहिए, वो बात करी गई है कि, और ये बताया गया है प्लेंट क्या होती है, प्लीडिंग क्या होती है, कैसे जो है फाइल करी जाती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कोर्ट फीस के बारे में बात करी गई है। तो ऑर्डर 33 भी एक ऐसा ही ऑर्डर है जो कि आपके प्रोसीजर की बात करता है। पहले तो यहाँ पर ऑर्डर 33 के अंदर ये बताया गया है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास में, यहाँ पर गरीब व्यक्ति की ही बात करी गई है। देखिए सीआरपीसी बात करता है किसी व्यक्ति के पास में साधनों की कमी हो, और वो साधन जो है धन के भी हो सकते हैं और वहां पर दूसरी परेशानियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कोई सिविल केस होएगा, यहाँ पर कोई दूसरी परेशानी, जैसे कि किसी ने रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया हो सब लोगों ने कि ये खराब व्यक्ति है, ये देशद्रोही है, या ये हमारा देश का दुश्मन है, या ये इंसानियत का दुश्मन है, तो हम इसके लिए केस नहीं लड़ेंगे। दैट्स अ डिफरेंट थिंग जो कि सीआरपीसी के नाम में देखने को मिल रहा है। लेकिन सीपीसी में तो यही है कि हमारे पास में धन की कमी है, इसलिए हम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करा पा रहे हैं, यही चीज है इसके अंदर। तो यहाँ पर जो है फाइलिंग ऑफ सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन्स की बात करी गई है। निर्धन व्यक्तियों के द्वारा मुकदमा दायर करने के संबंध में जो प्रावधान है वो आदेश 33 के अंतर्गत दिए गए हैं। यह आदेश ऐसे लोगों को अदालत में अपना मुकदमा लाने में सक्षम बनाता है जो अदालत की फीस का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वे अत्यंत गरीब हैं और उनके पास कोर्ट फीस देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ठीक है, कोर्ट फीस देने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। When we talk about they do not have sufficient sources, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ केवल पैसे की बात हो रही है। ठीक है, कोर्ट फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं, इसलिए दोनों चीजें हैं। देखिए यहाँ पर आपको सिविल केसेस लड़ने के लिए कोर्ट फीस जमा कराने की भी जरूरत पड़ती है जब आपको मुकदमा दायर करना होता है, तो आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये चीज है, वो खुद भी इंसान अपने लिए लड़ सकता है। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो है फ्री लीगल एड वैसे दी जाए, वो जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो आपकी जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की बात नहीं है इतनी, यहाँ पर है कि वो इंसान केस ही नहीं लड़ सकता क्योंकि बेसिक कोर्ट फीस जो है चाहिए। वो वहां पर भी है, उस जगह पे भी है, लेकिन वो भी वेव ऑफ की जा सकती है, बट यहाँ पर कोर्ट फीस जो है होती है, और वो बोल रहे हैं कि हम कोर्ट फीस ही नहीं दे सकते। तो यहाँ बोला जाता है कि जिन व्यक्तियों के पास में पर्याप्त साधन नहीं है, तो प्रथमतः जो है उनको एक बार बाद पत्र दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। दे आर अलाउड एट द फर्स्ट इंस्टेंस if it is considered that yes they do not have the means to file for to pay for the court fee, तो उन्हें जो है प्लेंट जो है फाइल करने की अनुमति जो है दी जाती है। ये चीज बोला गया है। यहाँ पर 3 चीजों के लिए जो है बनाया गया है। ये आपके वेंकट सुब्बैया बनाम तिरुपतिया जो केस था, उसके अंदर ये बोला गया था कि ये आदेश 33 है, the order 33, it is made for 3 basic purposes. What are the 3 basic purposes? First is, if there is an indigent person, their bona fide claim must be protected. सही अगर क्लेम है, बिल्कुल वाजिब जिसको बोलते हैं, वाजिब जो शब्द है उसे बोना फाइड बोला जाता है। अगर उनका वाजिब अगर कोई क्लेम है तो उसकी जो है संरक्षण या सुरक्षा की जानी चाहिए कोर्ट के द्वारा और राज्य के द्वारा, केवल इस कारण से कि वे
निर्धन है, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है कि वो कोर्ट के अंदर अपनी लड़ाई लड़ सके, उन्हें जो है उनके इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके। कोई इंसान उनकी जमीन लेके भाग गया या उनके ऊपर गलत तरह का क्लेम लगा दिया या कुछ भी इस तरह की चीज हो गई, तो केवल उनके पास में पैसे नहीं है और वो कोर्ट में नहीं लड़ सकते, नहीं दे सकते पैसे कोर्ट फीस के, क्या उन्हें मना किया जाना चाहिए? ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए दूसरी चीज ये भी है राजस्व के हित का बचाव करने के लिए। The court fee, it contributes to money which is collected by the state. हर जना अगर उठ के आने लग जाए, हर जना उठ के आने लग जाए कि मैं तो नहीं कोर्ट फीस दे सकता, मैं तो नहीं कोर्ट फीस दे सकता, मैं तो नहीं स्टैंप जो है खरीद सकता, मैं तो ये नहीं कर सकता, तो क्या हर व्यक्ति को ये दिया जाता है? नहीं। ये आपका ऑर्डर 33 इसलिए बनाया गया है ताकि उसके अंदर ये बताया जा सके कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट पर्सन टू फुलफिल सो दैट ही कैन गेट दैट स्टेटस ऑफ इंडिजेंट पर्सन एंड ही कैन बी एक्सक्यूज्ड फ्रॉम फाइलिंग कोर्ट फी। इसका मतलब है कि ऑर्डर 33 के अंतर्गत ये बताया जाता है, ये दिए गए हैं रिक्वायरमेंट्स कि उस व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति जो है, साबित करने के लिए क्या क्या एविडेंसेस देने पड़ेंगे, किस प्रकार एक व्यक्ति जो है निर्धन व्यक्ति होगा, कौन नहीं होगा। इस वजह से केवल वो ही व्यक्ति जो कि कोर्ट के द्वारा जो है या फिर आपके जो है स्टेट के द्वारा बनाए गए रूल्स की वजह से निर्धन व्यक्ति साबित होते हैं, उन्हें ही मनाही होगी कोर्ट फी नहीं जमा कराए आप। हर व्यक्ति को नहीं मिलेगी ये चीज, वरना तो आपका जो है यू विल लूज मनी, अ लॉट ऑफ मनी व्हिच कैन गो टू द स्टेट फंड्स। आखिरी चीज कि वो व्यक्ति के पास में कोर्ट फी जमा कराने के पैसे नहीं है, वादी प्रतिवादी, ठीक है, पिटिशनर एंड अदर्स, ठीक है, तो द अदर पर्सन, द अदर पार्टी, उसके पास में रिसोर्सेज हैं, तो वो जो है आपके जो वादी हैं जिनके पास में पैसे नहीं है कोर्ट फी जमा कराने के भी, उनका उत्पीड़न ना कर सके, उनको गलत तरीके से ट्रीटमेंट ना हो सके उनका, इसलिए जो है उनके उत्पीड़न से बचाने के लिए, देयर रॉन्ग बिहेवियर, उससे बचाने के लिए भी इस पर्टिकुलर आपके ऑर्डर का जो है एम होता है। निर्धन व्यक्ति कौन है, अब ये पूछा जाता है कि हु इज एन इंडिजेंट पर्सन। एक इंडिजेंट पर्सन कौन है, निर्धन व्यक्ति कौन है? पहले देखिए जो शब्द काम में लिया जाता था वो था पॉपर, जो कि बहुत गलत माना गया था। जिस शब्द को पॉपर जो है एक बहुत नेगेटिव सेंस में था और ये पहले एग्जिस्ट करता था, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज चेंज्ड, ठीक है, उसको चेंज कर दिया गया। पहले पॉपर था, उसको इंडिजेंट पर्सन कर दिया गया। 2007 के जो है इस केस के अंदर आरवी देव वर्सेस चीफ सेक्रेटरी केरल गवर्नमेंट, यहां पर यह बोला गया था कि किसी निर्धन व्यक्ति द्वारा अपनी निर्धनता को लेकर एक आवेदन दायर किया जाता है, ठीक है, तो अदालत द्वारा इस बात को तय करने के लिए कुछ कारकों पर विचार किया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति आदेश 33 के अर्थों में निर्धन है अथवा नहीं। तो वो क्या क्या है, और वो ये जो आपके स्पष्टीकरण वगैरह हैं ये आपके उस ऑर्डर के अंदर ही आते हैं, ठीक है। बोथ ऑफ दीज आर विद इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर ओनली। व्हाट आर दीज? कोई व्यक्ति निर्धन तब है, यहां पर देखिए क्या बोला गया है इस केस में, ये बोला गया है कि इफ एन एप्लीकेशन इज फाइल्ड ऑन द बेसिस दैट आई एम एन इंडिजेंट पर्सन, so what are the considerations that has to be taken up by the court to allow that application? Yes, you are indigent and you are free not to file court fee, ठीक है। वो क्या है? कोई व्यक्ति निर्धन तब है जब उसके पास इतना पर्याप्त साधन, sufficient means नहीं है कि वह वाद या वाद पत्र के लिए विधि द्वारा विहित या निहित फीस दे सके, या जहां ऐसी कोर्ट फीस निर्धारित नहीं है वहां वह 1000 मूल्य की संपत्ति का हकदार नहीं है। कोर्ट फी आजकल बहुत ऊंची होती है, डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लेम।
वैल्यू ऑफ क्लेम के ऊपर भी आपकी कोर्ट फीस वगैरह होती है, ठीक है। वो ये बोलता है कि हाँ मैं अपनी जमीन के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन वो तो अभी डिस्प्यूट पे है ना, उससे मैं पैसे नहीं निकाल सकता। तो यहाँ या तो जहां पर उसके पास में जो है वो कोर्ट फीस देने लायक पैसे ना हो, वो बता सके कि मेरे पास में देखिए सफिशिएंट मींस नहीं है, मैं ना कमा रहा हूँ ना कोई और चीज कर रहा हूँ, या फिर जहां पर कोर्ट फीस नहीं है तय, वहां पे मतलब कोर्ट अपने हिसाब से देख के तय करती है। कई जगह तो कई केसेस के अंदर तो ये होता है कि आपकी कोर्ट फीस तय होती है कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो है इतनी कोर्ट फीस होगी, इस पर्टिकुलर केस के अंदर इतनी कोर्ट फीस होगी। कईयों के अंदर कोर्ट खुद तय करता है देख के क्लेम की जो है कि क्या क्लेम है उसके हिसाब से। वहां वो 1000 से अधिक मूल्य की संपत्ति का जो है हकदार नहीं है, तो उसे निर्धन समझा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये बोला जाता है दैट मीन्स दैट पर्सन डज नॉट हैव सफिशिएंट मीन्स टू पे फॉर हिज कोर्ट फी, और वेयर द कोर्ट फी इज नॉट फाइनलाइज्ड, इज नॉट सेट अप, ठीक है, एक फाइनल जो है एक अंक नहीं है उसका, देयर दैट पर्सन मस्ट नॉट हैव a property which is valued more than 1000 rupees। ये दोनों चीजें बोली जाती हैं। सबको समझ में तो आ रहा है, सुनाई तो दे रहा है? एक बार मैं सबसे पूछ रही हूँ। यस मैम। यस मैम, यस। ओके, ठीक है। दूसरी चीज जो है ये बोला गया है यहाँ पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक पार्टी जो निर्धनता के आधार पर कोर्ट फी के भुगतान से छूट के लिए आवेदन करती है, उसे अदालत को एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में संतुष्ट करना होगा कि पार्टी के पास वाकई कोर्ट फीस का भुगतान करने की क्षमता नहीं है। पार्टी के लिए इस आशय को लेकर सिर्फ एक साधारण बयान देना तक पर्याप्त नहीं होगा कि उसे निर्धन व्यक्ति के तौर पर वाद संस्थित करने की अनुमति दी जाए, क्योंकि इस देश में दलीलों में झूठे कथन देना आम बात है, ठीक है। ये बिल्कुल सही है कि देखिए इट इज नॉट ओनली थ्रू स्टेटमेंट, केवल जो है वो एक बयान दे दे कि मेरे पास में सफिशिएंट मींस नहीं है, वो काफी नहीं है, उससे ये चीज प्रूव करनी होगी। यहाँ पर भी आप देखते हैं जब हम ये बोलते हैं वी आर नॉन इनकम टैक्स पेयर, वो आपको लगाना पड़ता है उसका सर्टिफिकेट, ठीक है। हर जगह आपको किसी ना किसी जगह का सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ये प्रूव करवाने के लिए कि आप किसी जाति विशेष से या किसी जगह विशेष से हैं, उसके मूल निवास प्रमाण पत्र है, उसके लिए और दूसरी चीजें हैं, आधार कार्ड है, एक तरीके से वो आपका सर्टिफिकेशन है। उसी तरीके से सर्टिफिकेशन करवाना यहाँ पर भी जरूरी होगा कि आप निर्धन हैं, आपके पास में प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है, आपके तहसीलदार हैं, आप जहां से कमाते हैं, आप क्या कार्य करते हैं, वो सारी चीजें जो है आपको सर्टिफिकेट के रूप में देनी पड़ेंगी, वो आपको सरकारी कार्यालयों से मिल जाती हैं। तो इसलिए केवल शब्द मात्र से, केवल बयान मात्र से, केवल बोल देने से ये नहीं है, आपको वहां पर कोई ना कोई जो है कागजात दस्तावेज जो है जमा कराने होंगे, जो कि आपके इस कथन का, आपके इस क्लेम को जो है प्रूव कर सके, ये चीज बोली गई है, ठीक है। हम एक बार और देख लेते हैं इसके अंदर, यहाँ और एक और चीज बोली गई है। ये जो केस है आपका यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस खेदर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली गई थी कि पर्सन कौन है। आप नेक्स्ट ईयर जो है पढ़ेंगे जुरिस्प्रूडेंस, जुरिस्प्रूडेंस भी पढ़ेंगे आप, विधि शास्त्र भी पढ़ेंगे। विधि शास्त्र के अंदर एक टॉपिक आता है पर्सन, व्यक्ति, व्यक्ति कौन है, ये चीज बोली जाती है, ठीक है। तो एक तो प्राकृतिक व्यक्ति होता है, और एक व्यक्ति जो होता है वो आपका विधि निहित व्यक्ति होता है। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी आएगा, काफी जगह पे आएगा। तो यहाँ पर भी जो है व्यक्ति कौन है, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी गई तो उन्होंने बोला कि पर्सन इज नॉट ओनली अ नेचुरल पर्सन, केवल प्राकृतिक व्यक्ति ही नहीं है, यहाँ पर जुडिशियल पर्पस पर्सन भी होगा, ठीक है, जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी वगैरह, ये भी पर्सन के रूप में आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कुछ लोग हैं, उन्होंने मिलके कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह चलाई, लेकिन उनका दिवालिया घोषित हो गया और अब उनके पास में सब कुछ जो है, हर चीज के ऊपर एक तरीके से रोक लग गई है कि वो अपना कुछ भी स्पेंड नहीं कर सकते, 1 रुपया वो स्पेंड नहीं कर सकते। जिस चीज के ऊपर जो है काबिज हो गया है, गवर्नमेंट ने जो है उसको सील कर दिया है, सीज कर दिया है उनकी प्रॉपर्टी को। तो अब वो लोग भी एक
आप कॉरपोरेशन के रूप में या फिर एक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में या फिर अन्य रूप से जो है उनके पास में भी अधिकार होना चाहिए कि ये मिलके जो उन्होंने सोसाइटी बनाई है उन लोगों ने, या फिर एक पब्लिक कॉरपोरेशन है या एक कंपनी है, उन्हें भी अधिकार हो कि वो इस तरीके से कोर्ट के अंदर अपनी लड़ाई लड़ सके। ये चीज बोली गई है इस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस खेदर इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ वहां पर कुछ ऐसा ही हुआ, उन लोगों के पास में जो है प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया पूरा का पूरा। ठीक है, ये बोलते हैं यहाँ पर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉपर्टी एक्सक्यूज फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। ठीक है, ये चीज है, मतलब उसके पास में जो है प्रॉपर्टी को अगर पूरी को अटैच कर लोगे आप एग्जीक्यूशन के लिए, ये होता है प्रॉपर्टी अटैचमेंट, होता है कि आपको अपने जो है, आपने बहुत सारा उधार वगैरह ले रखा है या आपने जो है किसी तरह की धांधली कर दी है, तो आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है ताकि आप उसको जो है स्पेंड नहीं कर सको। इन केस अगर फ्यूचर में आपको दोषी पाया जाता है या फिर हाँ आपके ऊपर जो आपने उधार लिया है आप उसे चुकाने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हो, तो आपके सामने वाली पार्टी कई बार ये बोलती है कि सर ये तो सब कुछ खर्च कर देगा, ये तो सारा उड़ा देगा, फिर हमारे पास में क्या तरीका है कि हम लोगों को जो है इसने उधार लिया है वो चुकाया जा सके, कहां से चुकाया जाएगा? तो कोर्ट क्या करता है, आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेता है। वैसे तो आप करोड़पति है, लेकिन वो प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद में आपके पास में कुछ बचे नहीं, तो आप भी फिर इंडिजेंट पर्सन की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। ये चीज बोली गई है। ठीक है, यही था। देखिए पहले जो है ये था कि पहले जो है शब्द था पॉपर, उसे हटाकर जो है आपका चेंज कर दिया गया और क्या डाला गया, 54th जो आपकी लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी वहां पर ये बोला गया था कि ये आपकी सोशलिस्टिक पैटर्न है, उसके अंदर बहुत ही गलत शब्द है और उसके हिसाब से निर्धन व्यक्ति को काम में लिया जाना चाहिए, पॉपर शब्द का काम नहीं लिया जाना चाहिए। हिंदी में भी यही था आपके। ठीक है, हमने अब ये जो है देख लिए हैं आपके सीपीसी और सीआरपीसी के अंदर क्या बोला गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है, ये सारी चीजें हमने देख ली है। अगली चीज जिसके ऊपर हम जाएंगे, तो मैंने आपको बताया था कि हम जिनको पढ़ेंगे वो है आपका विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम हम इसको अगला पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ये क्यों लाया गया था और इसके अंतर्गत जो है जो जो बातें हम देखेंगे। देखिए अभी तक क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत ज्यादा कि किसको विधिक सेवा मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती है। उसके अंदर हमने ये बोला या तो वो निर्धन व्यक्ति होना चाहिए, उसके पास में सफिशिएंट मीन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, पर्याप्त साधन नहीं होने चाहिए, या फिर उसके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं होनी चाहिए जिसकी वजह से उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। परंतु ये जो आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, इसके अंतर्गत जो है ये बोला गया है और भी काफी सारी चीजें जो है इसके अंदर करी गई है। यहां पर ये बोला जाता है कि जिस व्यक्ति के पास में एनुअल इनकम 9,000 रुपए से ज्यादा की नहीं है तो वो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में फ्री लीगल एड ले सकता है। ये हम बाद में पढ़ेंगे एक एक करके, ये हम समझते हुए कर रहे हैं। और आपके सुप्रीम कोर्ट के ना वही लिमिट क्या हो जाती है, 12,000 रुपए प्रति वर्ष, कि अगर उसके पास में सालाना आय नहीं है तो भी उसको फ्री लीगल एड मिल सकती है। लेकिन आपकी कुछ कैटेगरीज हैं जिनको किसी भी केस में फ्री लीगल एड और असिस्टेंस मिल सकती है और उनके ऊपर ये जो है रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वे हैं SC, ST, विमेन, चिल्ड्रन, हैंडीकैप्ड और भी काफी सारी कैटेगरीज हैं जिनके लिए ये बोला गया है कि वो किसी भी केस में फ्री लीगल एड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें फ्री लीगल एड का कारण ये भी हो सकता है, देखिए वो ये बोलते हैं कि हमारे जो एडवोकेट है वो हमसे ज्यादा पैसे ले रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, नहीं रिप्रेजेंट कोई करना चाह रहा है हम लोगों को। पैसे वगैरह की कमी नहीं है, लेकिन कई बार कई तरह की परेशानियां होती हैं, आप विश्वास नहीं कर सकते। तो ये आपके SC ST कमीशन है, फिर आपके जो है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, विमेन कमीशन है, इनके थ्रू और आपकी जो है ये आपकी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, ये मिलके आपका रिप्रेजेंटेशन करती है कोर्ट के अंदर। तो ये जो है तरीके भी अख्तियार किए जाते हैं आपके फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करने के लिए। अगले वीक जो है हम क्या क्या चीज पढ़ेंगे,
ठीक है, आपका हम पढ़ेंगे कि विधिक सेवा प्राधिकरण क्या, अधिनियम क्या है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हम उसके ना देखेंगे, ठीक है, कि विधिक सेवा क्या होती है, कैसे मिल सकती है, किन व्यक्तियों को मिल सकती है, और उसके बाद में हम जो है आपकी जो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अलग अलग आपकी जो सेवा, विधिक सेवा प्राधिकरण जो आपकी बॉडीज है, ठीक है, अथॉरिटीज है, उनकी हम स्टडी करेंगे ये देखने के लिए कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, कौन होता है उनके अंदर, कौन कौन व्यक्ति मिलके जो है किसी भी उनको बनाते हैं, उनके फंक्शंस क्या है, उनके क्या कार्य हैं, और कुछ ऐसे कार्य हम देखेंगे जो कि उनके द्वारा किए गए हैं अलग अलग लेवल की जो आपकी अथॉरिटीज हैं, जिनकी वजह से काफी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, ठीक है। वो जेलों में भी क्या काम करते हैं, क्या यूनिवर्सिटी से जुड़ के किस तरीके से काम कर रहे हैं, लॉ स्कूल से जुड़ के कैसे काम कर रहे हैं, देखिए ये आपके लिए जरूरी है, इसीलिए आपको इसी के अंतर्गत आपको जो है विधिक सेवा देने के लिए कहा जाता है, ये जो आपका कोर्स है, क्योंकि यहाँ पर ये बात करी जाती है। लेकिन ये कोविड की वजह से ये बड़ा परेशानी वाला जो है समय हो गया है, बड़े परेशानी का सबब हो गया है कि ये चीजें नहीं हो पा रही हैं। इन फ्यूचर हम ये चाहते हैं कि ये रिजॉल्व हो, तो आप लोगों को भी जब ये खत्म हो सेशंस आपका जो है 3 साल का, उससे पहले हम आपको फिजिकली कहीं ले जाना चाहते हैं, ताकि आपको ले जाके और इस तरह के कार्य करा सके, आपको एक्सपीरियंस हो और आपको मन से भी जो है बहुत अच्छा लगता है। लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसके जवाब दे पाते हैं, नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने जो है टीचर्स या उनकी मदद से जो है दे पाते हैं। डिफरेंट प्लेस जगह जाते हैं, घूमते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में, कार्य भी करते हैं। तो ये इस तरह का हम भी चाहते हैं कि आप लोगों को जो है ये, हम ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ये जो परेशानी का समय है ये जाए, और आप लोग भी जो है जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, फील्ड एक्सपीरियंसेस, उनको पूरी तरीके से जो है एंजॉय कर सके और उनके साथ में आगे बढ़ सके, ठीक है। तो हमने आज जो पढ़ा उसमें से किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट जो है आपकी अगले वीक होगी क्लास, उसके अंदर हम आगे बात करेंगे। किसी को कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? यस मैम। हाँ मैम, इसमें भी सीपीसी में भी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करते हैं कि कौन केसेस लेगा, या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी डिसाइड कर सकते हैं? देखिए वहां पर जो है आपके ये रिक्वायरमेंट्स में ही दिया गया है, उनके सामने अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के सामने वो अपना वो सर्टिफिकेट पेश करते हैं, ठीक है, तो वहां पर ये डिसाइड हो जाता है कि हु विल गो। देखिए बेसिकली क्या है, मैं आपको बताऊं, सीपीसी एंड सीआरपीसी, इनके अंदर दोनों में, और खासकर सीपीसी के अंदर जो है ये आपको अलाउड होते हैं दैट यू कैन मेक योर, द स्टेट कैन मेक देयर ओन चेंजेस। जो रिक्वायरमेंट्स है ना, जैसे हमने दिए कि वो सर्टिफिकेट पेश करेगा और उसके क्या 1000 से तक का होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने नोटिफिकेशन के थ्रू उसके अंदर अमेंडमेंट ला सकती है सीपीसी वगैरह के। आप जब पढ़ेंगे तो नीचे बहुत सारे अमेंडमेंट्स आपको मिलते हैं, प्रोसीजर से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, तो ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि क्या लिमिट होनी चाहिए और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको देने पड़ेंगे कि कोर्ट ये बोले कि हाँ आप जो है निर्धन व्यक्ति के कैटेगरी में आते हैं, आपके पास सफिशिएंट मींस नहीं है, वो कोई सा भी कोर्ट डिसाइड कर सकता है। तो दीज रिक्वायरमेंट्स हैव टू बी प्लेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हम आपका एक तरीके से जो आपका मनी का कलेक्शन जो होता है कोर्ट्स के थ्रू, कोर्ट फी वगैरह का जो कलेक्शन होता है, उसका काफी बड़ा अमाउंट जो है वो स्टेट्स को जाता है, उनके राजस्व के अंदर जाता है, उनके फंड्स में जाता है। इस वजह से ये स्टेट्स को अधिकार दे रखा है बेसिकली कि वो जो क्वालिफिकेशन है कि एक व्यक्ति को हम निर्धन व्यक्ति मानेंगे, सफिशिएंट मींस के बिना मानेंगे, वो स्टेट डिसाइड करता है, ना कि आपका सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट। बेसिकली ये चीज है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, किसी और को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली। हम लोग नेक्स्ट वीक मिलेंगे। थैंक यू।